Hello dear students, I welcome you all on AC Plus Digital Platform of Advanced Engineering Classes। आप सभी का स्वागत है शौर्य सीरीज के अंदर और हम यहाँ पर एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। शौर्य सीरीज एसएससी जेईई मेंस 2023 की प्रैक्टिस सेशन सीरीज है, जहां पर एईसी की टीम आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिस सेशंस लेकर आ रही है, जैसा कि एसएससी जेईई का न्यू एग्जाम पैटर्न है। न्यू एग्जाम पैटर्न अगर आपको पता हो तो आपने देखा होगा 100 क्वेश्चंस 2 आवर्स में, यानी एक क्वेश्चन के लिए 72 सेकंड, 1 मिनट 12 सेकंड आपको यहां मिल रहे हैं और साथ में कैलसी भी अलाउड है। तो आपको गेट और आईएएस के बेसिक टू मीडियोकर लेवल क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टाइमिंग आपके पास में है यहां पर लगभग 1 महीना, और इस 1 महीने के अंदर डिफरेंट सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के या मैकेनिकल के सोम और एफएम आप खुद से छाटें और फिर प्रैक्टिस करें, साथ में फिर सब्जेक्ट को रिवाइज भी करें, वो लगभग मुश्किल है। सो यहां पर आप अपने हिसाब से सिर्फ सब्जेक्ट को प्रैक्टिस करें और आपका जो प्रैक्टिस सेशंस का जो सीरीज है वो हम लेके चल रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़कर आप अपने प्रैक्टिस सेशंस को कवर अप कर सकते हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन हम छाटेंगे, सॉल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे। आपको सिर्फ सीरीज को कंटिन्यूसली डिसिप्लिन मैनर में देखना है। अच्छी लग रही है तो कमेंट करना है, और कुछ और अगर आपको एडिशनल हमसे रिक्वायरमेंट हो उसके अलावा तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। सो ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का हमारा पहला सेशन है शौर्य सीरीज के अंदर। अगर आप खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते और अगर आप चाहते हैं कि सर एक कांस्टेंट सपोर्ट भी हमें चाहिए, कुछ लाइव क्लासेस भी आपकी चाहिए, और साथ में यहां पर आप ही हमें सब्जेक्ट को रिवाइज कराइए, तो एसी प्लस एप्लीकेशन पे प्रैक्टिस प्लस रिवीजन बैच है, जिसके अंदर 200 प्लस लेक्चर्स का मॉड्यूल हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट्स आप रिवाइज कर सकते हैं। फास्ट ट्रैक मैनर में कोर्सेज रिकॉर्डेड अवेलेबल हैं। 100 प्लस टेस्ट सीरीज, जिसमें 20 फुल लेंथ एंड 80 सब्जेक्टिव टेस्ट हैं। रिमेनिंग 3000 प्लस प्रैक्टिस सेशंस आपको यहां पर मिल रहे हैं, और इन दोनों चीजों का आपको डाउनलोडेबल पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन से। ठीक है, लैपटॉप पर भी क्लासेस को देख सकते हैं और ऑफलाइन डाउनलोड भी क्लासेस का पॉसिबल है। तो ये आपको एंड टाइम पे रिवीजन करने में हेल्प करेगा। जो शौर्य सीरीज है इसका सिलेबस टेंटेटिव शेड्यूल भी हमने अपलोड कर दिया है वाईटी कम्युनिटी पोस्ट में, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट किस ड्यूरेशन में चलेगा। और सैटरडे संडे को मैं और विजय सर आपके साथ जुड़ेंगे, जहां पर हम 100 क्वेश्चन का लाइव फुल लेंथ मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे आपके साथ एसी प्लस एप्लीकेशन पे एसएससी जेईई 2023 के नए एग्जाम पैटर्न पर, जो आपकी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग हैबिट को और इंप्रोवाइज करेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो पहला सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट सेशन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और इसमें जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कंपाइल किए हैं, वो सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ्स है। तो अपने पास में कैलसी रखिए और ध्यान से क्वेश्चन को समझते चलिए, कॉन्सेप्ट को सीखते चलिए और साथ में रिवाइज करते चलिए। स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सेशन है, गिवन दैट फॉर एन एलिमेंट इन ए बॉडी ऑफ ए होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल मतलब सेम प्रॉपर्टी ऑल डायरेक्शन में, सब्जेक्टेड टू प्लेन स्ट्रेस एप्सिलॉन एक्स वाई जेड आर नॉर्मल स्ट्रेन इन एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली, एंड म्यू इज द पॉइजन्स रेशियो, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वॉल्यूम चेंज ऑफ द एलिमेंट इज गिवन बाय। यूनिट वॉल्यूम चेंज का मतलब क्या है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होता है, ठीक है, किसी भी क्यूबॉइडल बॉडी के लिए, प्रिज्मोइडल बॉडी के लिए वो होता है एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन वाई प्लस एप्सिलॉन जेड। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला है? ये है प्रिज्मोइडल बॉडी के लिए। वहीं पर अगर कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है तो सिलेंड्रिकल बॉडी में वाई और जेड दोनों सेम होता है, तो वहां पे एप्सिलॉन वी जो होगा वो हो जाएगा एप्सिलॉन एक्स प्लस 2 टाइम्स एप्सिलॉन वाई। और अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है तो उसमें तीनों डायरेक्शन जो हो जाते हैं वो सेम हो जाते हैं, तो वहां पर इक्वेशन बनेगी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बराबर 3 टाइम एप्सिलॉन एक्स, 3 टाइम्स द लीनियर स्ट्रेन। और सिलेंड्रिकल में होगा 1 टाइम लीनियर प्लस 2 टाइम लेटरल स्ट्रेन। और प्रिज्मोइडल में तीनों डायमेंशंस अलग अलग होते हैं, तो एक्स का स्ट्रेन प्लस वाई का प्लस जेड, तीनों का समेशन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगा। अभी बॉडी कौन सी है? इन्होंने सिंपल बोला है, होमोजीनियस आइसोट्रॉपिक मटेरियल है, और एक्स वाई जेड में स्ट्रेन आ रहे हैं, मतलब तीनों डायमेंशन अलग अलग हैं, इसलिए सही आंसर क्या होगा? ए आंसर। ठीक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का हमारे पास एक और फॉर्मूला भी है, 1 माइनस 2 म्यू अपॉन ई इंटू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड।
तो ये फॉर्मूला भी आप इसमें ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अ सॉलिड बार ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर डी एंड एल लेंथ इज हंग वर्टिकली फ्रॉम ए सीलिंग। एक सॉलिड मेटेलिक बार है, ठीक है, और ये यहां पर प्रिज्मेटिक है, और इसका जो डायामीटर है वो हमें दे रखा है डी, और इसकी जो लंबाई है वो हमें दे रखी है एल, और ये सीलिंग है, रूफ से यहां पे हैंग है। डेंसिटी इसकी जो है स्पेसिफिक वेट वेट डेंसिटी वो हमें दे रखी है यहां पे रो। आगे बोल रहा है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है ई, तो टोटल इलोंगेशन क्या होगा ड्यू टू इट्स ओन वेट। तो ये ध्यान रखना, अगर टोटल इलोंगेशन बोला है ड्यू टू सेल्फ वेट, तो इसका फॉर्मूला होता है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e, या फिर एक और फॉर्मूला होता है डब्ल्यू एल अपॉन 2ae। इसमें W क्या है? W है टोटल वेट, नॉट लोड। W इज टोटल वेट। तो अगर टोटल वेट दिया है तो WL अपॉन 2a होगा, और अगर स्पेसिफिक वेट दिया है, डेंसिटी दी है वेट डेंसिटी, तो गामा L स्क्वायर अपॉन 2e होगा, ठीक है। वहीं पर अगर स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट पूछता है, तो स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट का फॉर्मूला होगा यहां पर गामा L अपॉन 2e, गामा L अपॉन 2e। गामा को हम क्या बोल सकते हैं? वेट अपॉन वॉल्यूम, W अपॉन A इंटू L, तो वो हो जाएगा फिर W अपॉन 2ae, W अपॉन 2ae। ये हमारे पास हो जाएगा यहां पर स्ट्रेस ड्यू टू सेल वेट। ये है गामा L स्क्वायर अपॉन 2e, ठीक है। सेल वेट से स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं? जैसे हमारे पास स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? स्ट्रेन, और इनटू में हम क्या कर देंगे? यंग मॉड्यूलस, और स्ट्रेन कितना है? डेल अपॉन एल इंटू ई। तो ये है हमारे पास डब्ल्यू एल अपॉन 2ae, ठीक। अगर हम गामा के फॉर्म में निकालना, तो गामा के फॉर्म में निकालेंगे तो गामा एल स्क्वायर अपॉन 2e इंटू ई, ठीक है, और साथ में ये एल, तो एल से कैंसल, ई से कैंसल, तो यहां पे गामा एल अपॉन 2 आएगा, ठीक है। और यहां पर पूछेंगे तो W अपॉन 2a आएगा। तो ये आपका स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट का फॉर्मूला है। इसमें और भी क्वेश्चन यहां पर आ सकते हैं। एक तो अगर हमने इसे हैंग करा है, तो इसमें जो बॉटम है यहां पे कितना स्ट्रेस आएगा? तो यहां पे 0 स्ट्रेस होगा। और सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस कहां आएगा? तो सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस सीलिंग पे जो अटैच्ड है, क्लैम्प्ड है एंड, उस पर आएगा, टॉप एंड पे मैक्सिमम स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस कौन सा? ये एवरेज स्ट्रेस है, गामा L अपॉन 2 या W अपॉन 2a। अच्छा, इसमें एक और ध्यान रखना है कि सेल वेट के कारण जो डिफॉर्मेशन है वो सिर्फ लेंथ की पावर, ई तो मटेरियल प्रॉपर्टी और गामा मटेरियल प्रॉपर्टी, तो लेंथ की पावर 2 पे डिपेंडेंट है, और वहीं पर स्ट्रेस ड्यू टू सेल वेट जो है वो लेंथ की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है और गामा भी कांस्टेंट है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि हमने जो बॉडी है उसके वॉल्यूम को डबल कर दिया, लेंथ को, विड्थ को, डेप्थ को, तीनों को डबल कर दिया, तो डिफॉर्मेशन कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स, और स्ट्रेस ड्यू टू सेल वेट कितना होगा? 2 टाइम्स होगा। क्लियर है? यहां पे ध्यान रखना इतना। तो अभी इसमें सही आंसर क्या होगा? बी आंसर, गामा L स्क्वायर अपॉन 2e, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर आइडियली प्लास्टिक मटेरियल। आइडियली प्लास्टिक बोला है तो उसका ग्राफ होता है ये वाला, ठीक है। पूरा इसमें आपका स्ट्रेन आ रहा है और कुछ थ्रेशोल्ड स्ट्रेस है, उतना आपने दिया, फिर वो उसमें कंप्लीटली डिफॉर्म्ड हो रहा है, ठीक है। ये जो ग्राफ है ए वाला, ये है आइडियली इलास्टिक और साथ में प्लस आइडियली प्लास्टिक, तो इसको बाइलिनियर कर्व भी कहा जाता है, ए वाले को, ठीक है। ये वाला हमारे पास जो कर्व है, जो स्ट्रेट लाइन है, फिर ऐसा है, तो ये लगभग अगर स्ट्रेट लाइन हो तो ये ग्राफ होता है आइडियली इलास्टिक मटेरियल का, आइडियली इलास्टिक। ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है, ये ग्राफ माइल्ड स्टील का एक्चुअल कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। वहीं पर अगर जो ग्राफ दे रखा है वो इस प्रकार से है कि सिर्फ वैल्यू यहां पर है या फिर यहां पर है, तो अगर यहां कर्व है तो ये होता है आइडियल सॉलिड बॉडी, मतलब रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी।
अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पर ग्राफ है तो ये होता है आइडियल फ्लूइड का ग्राफ। और अगर आपसे बोलें कि जो ग्राफ है वो इस प्रकार से है कि उसमें पहले तो आपकी लीनियर लाइन है और फिर ऐसे इंक्लाइंड लाइन है, तो ये जो ग्राफ होता है ये होता है आइडियली इलास्टिक, क्योंकि पहले पूरा लीनियर है और उसके बाद फिर बढ़ रहा है, तो आइडियली इलास्टिक विथ स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट, विथ स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट। तो इतने कर्व आपको ध्यान रखने हैं, आइडियली फ्लूइड, आइडियल सॉलिड यानी रिजिड बॉडी, आइडियल इलास्टिक माइल्ड स्टीला कर्व, ये आइडियल प्लास्टिक, और आइडियल इलास्टिक प्लस आइडियल प्लास्टिक, और आइडियल इलास्टिक विद स्ट्रेन हार्डनिंग, इतने कर्व आप ध्यान रखें। तो हमसे पूछा है आइडियल प्लास्टिक का जो होगा वो ये वाला होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल। नेक्स्ट इज अ स्टील क्यूब ऑफ वॉल्यूम 8000 cc cubic centimeter is subjected to all around stress of 1330 kg per centimeter square। मतलब ऑल अराउंड स्ट्रेस मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो हर जगह से लग रहा है 1330 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बल्क मॉड्यूलस के इन्होंने दे रखा है 1.33 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। वॉल्यूमेट्रिक चेंज कितना होगा? वॉल्यूमेट्रिक चेंज मतलब हमें यहां पे क्या निकालना है, एप्सिलॉन वी। एप्सिलॉन वी पहले वो निकालेंगे, चेंज इन वॉल्यूम बताना है क्योंकि सीसी दे रखा है यूनिट है, एप्सिलॉन वी की यूनिट नहीं होती है। तो एप्सिलॉन वी क्या होगा, ऑल अराउंड स्ट्रेस अपॉन यहां पर आ जाएगा बल्क मॉड्यूलस, क्योंकि स्ट्रेस बराबर होता है के इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेन बराबर होता है स्ट्रेस के अपॉन में बल्क मॉड्यूलस। तो यहां पर 1330 में 1.33 का हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1330 अपॉन 1.33 इंटू 10⁶। अब इससे जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो एक तो यहां पे अगर हम 100 का करें तो 33 होगा, और यहां पर हम करेंगे 1000 का, ठीक है, और ये इससे ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 10⁻³ यूनिट लेस स्ट्रेन। और ये होता है चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ओरिजिनल वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया 8000, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10⁻³ इंटू 8000 cc, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 cc, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। सो करेक्ट आंसर विल बी ए, 8 cc, 8 क्यूबिक सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेगेटिव जो आ रहा है वो हमें क्या बताएगा कि कमी आ रही है। इन टर्म्स ऑफ बल्क मॉड्यूलस एंड मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी द पॉइजन्स रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, देखो चारों रिलेशन आपको बता देता हूं, E बराबर 2g 1 प्लस म्यू, एक है E बराबर 3k 1 - 2 म्यू, दो रिलेशन ये याद रखने। एक याद रखना है हमें E बराबर 9 kg के अपॉन में 3k प्लस g, ये E के g में रिलेशन है, और म्यू बराबर है 3k - 2g अपॉन 6k प्लस 2g। अब अभी हमसे किसका पूछा है, kg और म्यू में, तो 3k - 2g अपॉन 6k प्लस 2g। ये दो ध्यान रखें, जब इन दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे तो ये वाला रिलेशन बनता है, ठीक है, और म्यू की वैल्यू आ जाए तो म्यू यहां पे रख दोगे तो आपका ई जी और के में रिलेशन बन जाएगा, ठीक है। दो ये मेन रिलेशन है, इसी से बाकी दो बनते हैं, टोटल 4 रिलेशन होते हैं। अगला है 2 बार्स, वन ऑफ मटेरियल ए एंड अदर ऑफ मटेरियल बी ऑफ सेम लेंथ आर टाइटली सिक्योर्ड बिटवीन 2 अनयील्डिंग वॉल्स। हमारे पास दो यहां पर बार है और इनको हमने दो अनयील्डिंग वॉल के बीच में, दो अनयील्डिंग वॉल के बीच में हमने सिक्योर कर दिया है। सिक्योर कर देना मतलब क्या कर दिया, क्लैंप कर दिया है, ठीक है, ये ऐसे यहां पर क्लैंप कर दिया है। अब दोनों की जो लेंथ है वो सेम है L, इसका नाम कर देते हैं A, इसका नाम कर देते हैं B। आगे बोल रहा है आर टाइटली सिक्योर्ड बिटवीन 2 अनयील्डिंग वॉल, मतलब रिजिड वॉल्स हैं। कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन ऑफ बार A इज मोर देन दैट ऑफ B, इसका जो थर्मल एक्सपांशन है वो B वाले से ज्यादा है, पहले वाले का। तो टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं, यहां पर हमने क्या करा, टेम्परेचर जो है उसको बढ़ा दिया, तो अब दोनों में क्या होगा,
तो आप सिंपल सा एक बात समझो, जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या ये वाला, भले इसका अल्फा ज्यादा है, क्या ये वाली बार एक्सपांड होना चाहेगी? हाँ, कि कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपांड। और भले इसका अल्फा कम है पर ये एक्सपांड होना चाहेगी या कॉन्ट्रैक्ट? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये भी एक्सपांड होगी, बट अल्फा कम है तो कम होगी, राइट? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये भी एक्सपांड होना चाहेगी और ये भी एक्सपांड होना चाहेगी, बट क्या ये वॉल इस चीज की परमिशन देगी? बिकॉज इट इज अनयील्डिंग वॉल, तो ये इसे कंप्रेस करेगी और यहां से भी कंप्रेस करेगी। अल्टीमेटली दोनों ही क्या एक्सपीरियंस करेंगे? दोनों ही कंप्रेशन एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, ये पैरेलल अरेंजमेंट है। और पैरेलल में अगर आपने पढ़ा हो तो पैरेलल में दोनों में, जिसमें अल्फा ज्यादा है जिसमें अल्फा कम है, दोनों में अलग अलग स्ट्रेस आते हैं। बट दिस इज अ डिफरेंट केस ऑफ पैरेलल अरेंजमेंट। इट इज नॉट एग्जैक्टली पैरेलल, एग्जैक्टली कंपोजिट, क्योंकि आपस में बॉन्डेड नहीं है, बट पैरेलली अरेंज्ड है। और जब दोनों को अगर हम दबा रहे हैं तो वो भी अल्टीमेटली दबेगा। ठीक है, बाकी मैं आपको यह भी बता दूं, अगर सीरीज अरेंजमेंट होता है, ठीक है, सीरीज अरेंजमेंट मतलब हमारे पास यहां पर एक बार ये है और एक हमारे पास दूसरी बार है और दोनों रिजिड सपोर्ट के बीच में है। ठीक है, यहां भी और यहां भी, और ये ए है और ये बी है, और ए का अल्फा ज्यादा है बी से। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें भी कंप्रेशन और इसमें भी कंप्रेशन, और टेम्परेचर कम करेंगे तो इसमें टेंशन और इसमें भी टेंशन, दोनों में आएगा। सीरीज में सेम आता है। और वहीं पर अगर पैरेलल अरेंजमेंट का केस आपको बोला है, तो पैरेलल अरेंजमेंट में कैसे होगा? एक ऐसा है और दूसरा मटेरियल ऐसा है, दोनों आपस में रिजिडली बॉन्डेड है। एक जो है वो ए है, अल्फा ए, एक है अल्फा बी, और अल्फा ए अल्फा बी से ज्यादा है, और ये यहां से बस वॉल से कनेक्टेड है, इधर वॉल नहीं है, यहां पे फ्री है। तो एक्सपांड दोनों होंगे, पर अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जिसका अल्फा ज्यादा है उसमें कंप्रेशन, जिसका अल्फा कम है उसमें टेंशन। और अगर हम टेम्परेचर डाउन करेंगे, फॉल करेंगे, तो जिसका अल्फा ज्यादा है उसमें टेंशन, जिसका कम है उसमें कंप्रेशन। पर ये अलग प्रकार का पैरेलल, दोनों आपस में बॉन्डेड हैं, तब ये होता है। वहां दोनों तरफ वॉल थी, वो केस ही अलग है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, a bar of diameter 30 mm is subjected to a tensile load such that the measured extension on a gauge length of 200 mm is 0.09 mm। लेंथ में कितना है? 0.09। ठीक है, लेंथ कितनी है? 200 mm। वहीं पर बोल रहा है चेंज इन डायामीटर, डायामीटर में जो चेंज है वो है 0.0045, और जो ओरिजिनल डायामीटर है वो हमारे पास है 30 mm। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? पॉइजन रेशो बताओ। तो अगर इन दोनों का हम डिवाइड ले लें, चेंज इन डाया अपॉन ओरिजिनल, तो ये हमारे पास लेटरल स्ट्रेन आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं 45 10 की पावर -4 अपॉन में 30, 15 2 जा 15 3 जा, तो ये आ जाएगा 1.5 10 टू दी पावर -4। यहां पर करेंगे अगर तो ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आएगा, लीनियर स्ट्रेन, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर -2 अपॉन 200। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है म्यू, तो म्यू क्या होता है? मॉड में लेटरल के अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, कमी आ रही तो माइनस हो जाएगा एक। अब इसमें हम यहां पर करेंगे कितना? 1.5 10 की पावर -4, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है? 9 इंटू 10 टू दी पावर -2, और 200 जाएगा ऊपर। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, 10 की पावर -2 से ये कैंसल होगा तो यहां पर -2 बच जाएगा, और -2 से इसके 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, और 1.5 इंटू 2 होता है 3, और 3 और 3/9, 3/9 बचेगा, और 3/9 होता है 1/3। मतलब पॉइजन रेशो कितना आ गया? 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When a mild steel specimen fails in torsion test, the fracture looks like। देखो फ्रैक्चर पैटर्न क्या बनते हैं वो मैं आपको सारे एक बार रिकॉल करा देता हूं। अगर सपोज मान लीजिए कि डक्टाइल मटेरियल है, डक्टाइल या फिर ब्रिटल है, अगर डक्टाइल है और डक्टाइल में कंप्रेशन लगे
तो वहां पे कोई पर्टिकुलर स्पेशल फेलर नहीं होता है, वहां कंप्रेशन इल्डिंग होता है, मतलब इल्डिंग होगी, डिफॉर्मेशन होगा, ठीक है, फ्रैक्चर क्रैक नहीं आएगा। अगर डक्टाइल में टेंशन लगता है, टेंसाइल फोर्स, तो 45 डिग्री पे शियर फेलर होगा, ठीक है। और इस प्रकार के स्पेशल फेलर को कप कोन फॉर्मेशन भी कहा जाता है। वहीं पर अगर ब्रिटल मटेरियल पे कंप्रेशन लगे, ब्रिटल पे कंप्रेशन, तो 45 डिग्री पे फेलर होगा, और ब्रिटल में टेंशन हो तो 0 डिग्री पे होगा। इन दोनों के कोई स्पेशल नाम नहीं है, ठीक है। वहीं पर यहां पे 0 में टेंशन टेंसाइल फेलर है, और यहां पे 45 डिग्री में शियर फेलर होता है, ठीक। अगर सपोज मान लीजिए कि फ्रैक्चर हो रहा है, आपको बोला है, और टॉर्शन लग रहा है, प्योर शियर कंडीशन, टॉर्शन का मतलब क्या है, प्योर शियर, और इसमें ब्रिटल मटेरियल है या डक्टाइल मटेरियल है, तो डक्टाइल मटेरियल में 0 डिग्री पे फेलर होता है, और ब्रिटल में 45 डिग्री पे शियर फेलर होता है। और इस प्रकार के फेलर का स्पेशल नाम है हेलिकल फेलर। तो स्पेशल नाम सिर्फ कहां कहां पे है, ब्रिटल, टॉर्शन, साथ में डक्टाइल टेंसाइल और डक्टाइल कंप्रेशन, बाकी इन सबके एंगल ध्यान रखने। अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, माइल्ड स्टील है मतलब डक्टाइल है, टॉर्शन है, टॉर्शन में डक्टाइल 0 डिग्री पे फेल होता है, 0 मतलब वर्टिकल, हम एंगल वर्टिकल से नापते हैं, तो ये सही आंसर होगा। इसमें ये इंक्लाइन दिख रहा है, यहां पर ये कपकोन फॉर्मेशन है, कपकोन तब होता है जब डक्टाइल में टेंशन लगे, तो ये भी गलत है। और ये 45 डिग्री दिख रहा है, ये भी गलत है। ये हेलिकल फेलर का एग्जाम्पल है, जो ब्रिटल होता तो होता, तो ए विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट इज 2 मीटर लॉन्ग बार ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन 50 mm स्क्वायर एक्सटेंड 2 mm अंडर ए लिमिटिंग एक्सियल स्ट्रेस ऑफ 200। इतना स्ट्रेस हमें दे रखा है 200 मेगापास्कल, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे रखा है 50 mm स्क्वायर। आगे बोल रहा है लेंथ है 2 मीटर, एक्सटेंशन बोल रहा है 2 mm। ये पूछ रहा है मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस बताओ। देखो मॉड्यूलस ऑफ रेजिलेंस एक्चुअल में होता क्या है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम अप टू इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट तक आपका एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब ये तो हाफ हो गया, स्ट्रेस हमें दे रखा है 200, राइट, 200 मेगापास्कल। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ कितना आ रहा है 2 mm, और लंबाई जो है वो 2 mm नहीं है, 2 मीटर है, तो ये हो जाएगा 2 mm के अपॉन में 2 मीटर। इसको हम 10 टू दी पावर 3 1000 यहां पे कर सकते हैं, तो ये 2 0 इससे कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, यहां पर 1/10 बचेगा, मतलब 0.1 यहां पर आपकी एनर्जी आ जाएगी 0.1। अब यूनिट्स कुछ दी नहीं है तो 0.1 यूनिट्स बोल सकते हैं, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो 0.1 यूनिट्स, वरना एक्चुअल में अगर हम देखें तो स्ट्रेन एनर्जी की यूनिट क्या होती है, टोटल स्ट्रेन एनर्जी की वो होती है जूल, ठीक है, या वो होती है न्यूटन मीटर। तो वहीं पर अगर स्ट्रेन एनर्जी हमसे बोला है और वो भी पर यूनिट वॉल्यूम बोला है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो होगा न्यूटन मीटर पर क्यूबिक मीटर, या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी आ जाएगा, या फिर उसको हम जूल पर क्यूबिक मीटर भी बोल सकते हैं, ठीक। अगर रेजिलेंस पूछा होता तो हमें टोटल निकालना होता, और टोटल का फॉर्मूला फिर क्या होता है, टोटल का फॉर्मूला होता है पीएल, पी स्क्वायर एल अपॉन 2AE, ये टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है। क्लियर है यहां तक, तो ऐसे उसको ध्यान रखें। आगे बढ़ेंगे, द स्ट्रेस लेवल बिलो विच मटेरियल इज अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट फेलिंग अंडर रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस में जो मटेरियल का फेलर होता है उससे हम बोलते हैं फटीग, और फटीग में जो मटेरियल की स्ट्रेंथ होती है जिस पर बार बार रिपीटेड लोड लगने के बाद भी फेल ना हो,
उस स्ट्रेस के लेवल को हम बोलते हैं एंड्योरेंस लिमिट। और एंड्योरेंस लिमिट जो होती है वो कैसे पता की जाती है पूछेंगे तो आंसर होगा एसएन कर्व। एसएन कर्व में यहां पर स्ट्रेंथ प्लॉट करते हैं और यहां पे नंबर ऑफ साइकिल प्लॉट करते हैं। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ साइकिल, वाई एक्सिस पे स्ट्रेंथ प्लॉट करते हैं। ग्राफ इस प्रकार से दिखता है। और ये निकालने के लिए कितने नंबर ऑफ साइकिल्स देखे लिए जाते हैं तो इसका आंसर होगा 10 की पावर 6, जिसको इंफिनिटी भी कहा जाता है मैथमेटिक्स में। मतलब जो साइंस में इंफिनिटी बोला जाता है वो मैथमेटिक्स में 10 की पावर 6 होता है। तो जब 10 की पावर 6 साइकिल यहां लग जाती है वह स्ट्रेस एंड्योरेंस लिमिट कहलाता है। एंड्योरेंस लिमिट का एक और नाम हो सकता है टॉलरेंस लिमिट। तो अगर एंड्योरेंस ऑप्शन में ना हो तो टॉलरेंस लगाएंगे सेकंड प्रायोरिटी पे, पहले तो एंड्योरेंस ही सिलेक्ट करना है। दोनों ऑप्शन में है तब एंड्योरेंस लगाएंगे। तो अभी ऑप्शन में टॉलरेंस भी है एंड्योरेंस भी है, पर हम एंड्योरेंस के साथ जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इफ E इज इक्वल टू दिस एंड एक्सियल पुल ऑफ दिस सडनली अप्लाइड बोल दिया, अच्छा ठीक है। तो लोड लगा है 60 किलो न्यूटन, ठीक है। यंग मॉड्यूलस दिया है 2.06 10 टू दी पावर 5, ठीक है। सडनली अप्लाइड बोल दिया है, ठीक है। स्टील रॉड है और 50 mm इन डायामीटर, ठीक है। डायामीटर दे दिया है 50 mm। पहले सारा डेटा लिख लो तो उससे आसानी होती है। लंबाई 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर लॉन्ग। कॉजेज एन इंस्टेंटेनियस इलॉन्गेशन। इंस्टेंटेनियस इलॉन्गेशन कितना होगा अगर सडनली लोड लगाएं? अच्छा, ये नया कॉन्सेप्ट आया। हमें यह जरूर पता है कि जो स्ट्रेस होता है ड्यू टू सडन लोडिंग वो ग्रेजुअल वाले का 2 टाइम्स होता है, और जो एनर्जी होती है एंड स्टोर्ड सडन के कारण वो 4 टाइम्स होती है ग्रेजुअल वाली का। तो अगर सडन से स्ट्रेस पूछे तो डबल कर देना, और अगर ग्रेजुअल से एनर्जी पूछे तो 4 टाइम्स कर देना। अभी ये नया क्वेश्चन आया, नहीं वेराइटी, हमसे इलॉन्गेशन पूछ रहा है, वो सीखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है, कोई भी इन जनरल PL अपॉन ए, प्रिज्मेटिक बार में P अपॉन ए वाले भाई साहब कौन होगा, स्ट्रेस हो गए, L अपॉन E। अब ये हो गया डेल्टा। अब अगर ये ग्रेजुअल वाला लेंगे तो ग्रेजुअल वाला आ जाएगा, राइट। हमें ग्रेजुअल वाला नहीं पूछा है, हमें पूछा है सडन वाला। तो सडन वाला पूछेंगे तो क्या यहां पे स्ट्रेस कौन सा आ जाएगा, सडन वाला, वो तो हम निकाल लेंगे। साथ में लंबाई में कुछ फर्क पड़ेगा क्या सडन ग्रेजुअल में? नहीं पड़ेगा। यंग मॉड्यूलस में कुछ पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। बस इतना सा अंतर आएगा यहां पर। उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सडन के स्ट्रेस निकालेंगे। तो सडन के स्ट्रेस कितने होंगे, ट्वाइस दी ग्रेजुअल वाला और ट्वाइस, और ग्रेजुअल का होता है P अपॉन ए। तो ये हो गया 2 इंटू पी हो गया 60, ठीक है, 60 किलो न्यूटन। और एरिया हो गया यहां पर हमारे पास π/4 d स्क्वायर। तो ये आ गया हमारे पास π/4 इंटू 50 का स्क्वायर, और ये किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यूनिट हमें क्या दे रखी यहां पर, ये भी ये न्यूटन है, ठीक है। हमें न्यूटन mm में सब लाना है। तो यहां पर हमें 10 की पावर 3 का और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इंटू 10 टू दी पावर 3। तो ये न्यूटन पर mm स्क्वायर में आ गया। अब डेल्टा चाहिए सडन वाला, तो स्ट्रेस सडन इंटू लेंथ अपॉन E। सडन का ये हो गया 2 इंटू 60 इंटू 1000 अपॉन 2.06 इंटू 10 टू दी पावर 6, ठीक, 10 टू दी पावर 5। ये 10 टू दी पावर 5 है। अब E तो आ गया, अब लेंथ चाहिए। लेंथ कितनी दी है क्वेश्चन में, 4 मीटर, उसको भी mm में कर देंगे। तो 4 इंटू 10 टू दी पावर 3। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं। देखो एक तो 5 से ये 3 जीरो गए, और यहां के 2 जीरो गए, तो 1 जीरो ये बचेगा। और ये हो गया हमारे पास 6 4 24 इंटू 2 48, और 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो ये हो जाएंगे यहाँ पे 100, और अपॉन में 2.06, ठीक है। इसको एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना आ रहा है, लगभग 224 इंटू 100, 2400 के आसपास कुछ आएगा।
अच्छा यहां पर एक चीज और हमारी रहेगा, इसमें हमने π/4 इंटू 15 ही करा है ना, तो इंटू एक और यहां पर क्या आएगा, π/4 इंटू 50 का स्क्वायर। ठीक, तो यहां पर एक और टर्म आएगी, एक तो पाई आएगा, 4 ऊपर जाएगा और 50 का स्क्वायर 5 5 25 इंटू 100। ठीक है, तो ये इससे फिर कैंसल आउट हो गया। अब यहां पर हमारे पास जो बचा इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 48 इंटू 4, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 1.186 mm, और 1.186 आ रही है मतलब लगभग किसके बराबर हो गया, 1.19। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। अब बार ऑफ सर्कुलर, मतलब आप ये भी इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि जब भी स्ट्रेस ड्यू टू सडन पूछा तो ग्रेजुअल वाले का 2 टाइम्स करना है। ऐसे ही अगर इलॉन्गेशन बोला ड्यू टू सडन, तो आप ग्रेजुअल वाले का इलॉन्गेशन निकाल लो और उसका डबल कर दो, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेस ही आ रहा है वहां पर, तो स्ट्रेस डबल होता है इसलिए डेल्टा भी डबल होगा। और एनर्जी पूछे सडन वाली, तो आपको अगर डिफिकल्ट लगता हो तो आप सिंपल ऐसा करो, ग्रेजुअल वाले की एनर्जी निकाल लो जैसे निकालना है और उसका 4 टाइम्स कर दो, तो सडन की एनर्जी आ जाएगी। अब बार ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम क्रॉस सेक्शन 2D to D इफ द एक्सटेंशन ऑफ द बार, हमारे पास एक बार है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की, टेपर्ड बार, और इसका डायामीटर ये D है और ये है 2D। ठीक है, if extension of the bar is calculated treating it as a bar of average diameter, ठीक है, तो अगर इस पे हम एक्सटेंशन कैलकुलेट कर रहे हैं, P लोड लग रहा है, L इसकी लेंथ है, तो यहां पर जो सही वाला करेक्ट जो होगा वो कितना होगा, 4PL के अपॉन में पाई ई D1 D2 फॉर्मूला होता है टेपर्ड बार का, तो 4PL अपॉन पाई ई और D इंटू 2D, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4PL के अपॉन में पाई ई 2πe D स्क्वायर। ठीक, अब अगर हमने इसको कैसे कर लिया गलत, हमने यहां पे गलत कैलकुलेशन करा, और गलत में क्या करा, बाय कैलकुलेटिंग इट इज अ बार ऑफ एवरेज डायामीटर, मतलब एक प्रिज्मेटिक बार कंसीडर करी है ऑफ एवरेज डाया, तो D और 2D का एवरेज डाया क्या बनेगा, D प्लस 2D/2 मतलब 3D/2 मतलब 1.5D, तो ये हो गया 1.5D, और यहां पर हमने ये P लोड लगा लिया। अब अगर हम रॉन्ग वाला निकालें तो वो कितना होता है, PL अपॉन A, तो यहां पर ये आ गया PL, A कितना होता है π/4, 4 कहां गया ऊपर, D स्क्वायर मतलब कितना हो गया 1.5 D का होल स्क्वायर इंटू आ गया E, ये हो जाएगा 4PL के अपॉन में 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू पाई डी स्क्वायर ई। अब इसमें अगर देखें तो 4PL पाई ई डी स्क्वायर, 4PL पाई डी स्क्वायर कॉमन है, तो हम एक काम कर सकते हैं, 4PL पाई डी स्क्वायर को कुछ x मान लेते हैं या a मान लेते हैं, इस पूरे को 4PL पाई डी स्क्वायर को a मान लेते हैं, तो ये बन जाएगा a/2, और ये आ रहा है a के अपॉन में 2.25। अब हमें निकालना है परसेंटेज एरर, हमने कितनी गलती की है। जब भी परसेंटेज एरर इस सब्जेक्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं भी पूछा जाए आपको एग्जाम में, तो आप कुछ मत करो, आप सबसे पहले करेक्ट माइनस रॉन्ग कर दो, सही वाला आंसर माइनस रॉन्ग वाला, और अपॉन में करेक्ट इंटू 100 कर दो। जैसे आप लॉस परसेंटेज निकालते हो, मैथ्स में एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं परसेंटेज लॉस, तो लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे, बेस पे होता है, बेसिक प्राइस कौन है, कॉस्ट, लॉस हुआ वो भी कॉस्ट पे होगा, और प्रॉफिट होगा वो भी कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। इसलिए नीचे हमेशा प्रॉफिट परसेंट निकालें या लॉस परसेंट निकालें, हमेशा कॉस्ट प्राइस नीचे रखते थे एप्टीट्यूड में। ऐसे ही यहां पर जब भी हमारी इंजीनियरिंग में कहीं भी किसी भी फिनोमेना में परसेंटेज लॉस पूछें, सही माइनस रॉन्ग बटे सही आएगा। अब ये कितना हो गया, a/2 माइनस a/2.25 और डिवाइडेड बाय a/2 इंटू 100। परसेंटेज निकालना है, एक निकाल ले कॉमन करके काट देंगे, तो 1/2 माइनस 1/25 1/2 इंटू 100। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 11.11% आएगा, 11% के आसपास।
यहां पर एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है, ये वाला जरूर पास में है, तो हम इसको लगभग बोल सकते हैं कि सही आंसर कितना हो जाएगा 10%, मतलब व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है द लेंथ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांशन एंड यंग मॉड्यूलस ऑफ द बार ए आर ट्वाइस दैट ऑफ बार बी। एक हमारे पास बार है और ये जो बार है इसका लंबाई, इसका अल्फा, इसका यंग मॉड्यूलस डबल है, ट्वाइस है, किसका? एक दूसरी बार का, जिसका जो बी वाली बार है उसका लेंथ, उसका अल्फा, उसका ई के मुकाबले इसका डबल है। इफ द टेम्परेचर ऑफ बोथ दी बार इज इंक्रीज बाय सेम अमाउंट, दोनों में सेम टेम्परेचर हमने इस इंक्रीज किया, इसमें भी टी अमाउंट से किया, इसमें भी टी अमाउंट से किया, व्हाइल प्रिवेंटिंग एनी एक्सपांशन, मतलब हमने उनको फ्रीली एक्सपांड नहीं होने दिया, दो सपोर्ट के बीच में उनको गर्म किया, हीट किया, तो ऐसे केस में स्ट्रेस जो डेवलप होगा ए और बी में। तो थर्मल एक्सपांशन में आपको ध्यान रखना है, जब भी फ्री एक्सपांशन नहीं होगा, एक्सपांशन प्रिवेंटेड होगा, तो एक्चुअल जो डिफॉर्मेशन आएगा वो जीरो होगा, एक्चुअल स्ट्रेन जीरो होगा, और जो यहां पर स्ट्रेस बनेगा वो अल्फा टीई बनता है। ठीक है, तो अब स्ट्रेस निकालूं ए का अपॉन स्ट्रेस निकालूं बी का, तो वो हो गया अल्फा टीई अपॉन अल्फा टीई, ये ऊपर ए का और नीचे बी का। अब दोनों में आपने पढ़ा है कंडीशन है दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो ये हो जाएगा अल्फा डबल है और ये भी डबल है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या आ जाएगा 4 टाइम्स अल्फा ए, 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बी है, ई ए का 2 टाइम्स है ई वाले बी का, तो आंसर आ जाएगा 4 टाइम्स। और वहीं पर अगर फ्री एक्सपांशन पॉसिबल है तो ऐसे केस में टेम्परेचर देने में किसी भी मटेरियल में जो फ्री एक्सपांशन होता है वो एल अल्फा टी होता है, फ्री स्ट्रेन पूछें तो वो अल्फा टी होता है, और स्ट्रेस कितना जनरेट होगा पूछें तो 0 आंसर होगा। जब कोई चीज फ्रीली एक्सपांड होगी तो स्ट्रेस नहीं आएगा, स्ट्रेस तभी आएगा जब एक्सपांड ना हो, तब अल्फा टी के बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ऑल द डायमेंशन ऑफ प्रिज्मेटिक बार ऑफ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम सीलिंग ऑफ द रूफ आर डबल्ड। एक प्रिज्मेटिक बार है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन की और यहां सीलिंग पे अटैच्ड है, सेम ऐसा क्वेश्चन में बता चुका था। क्रॉस सेक्शन अगर इसका देखेंगे तो स्क्वायर है, मान लो साइड ए और ए मान लिया, लंबाई एल है। अब क्या बोल रहा है कि इसके सारे डायमेंशन हमने डबल कर दिए, मतलब इसका जो ये है ये भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया, तो बोल रहा है टोटल इलॉन्गेशन कितना प्रोड्यूस होगा, इट्स ओन वेट। तो जो टोटल इलॉन्गेशन ड्यू टू सेल्फ वेट वाला होता है उसका फॉर्मूला होता है गामा एल स्क्वायर अपॉन 2ई। साफ साफ दिख रहा है वो एल की पावर 2 के प्रोपोर्शनल है, बस गामा मटेरियल प्रॉपर्टी है, डायमेंशन डबल करने से प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी, वेट डेंसिटी, और यंग मॉड्यूलस भी मटेरियल प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आएगा, डायमेंशन चेंज किए हैं। तो अगर ये L की पावर 2 है तो अगर हमने इसको डबल कर दिया तो जो डिफॉर्मेशन है वो ऑब्वियस सी बात है 4 टाइम्स हो जाएगा, पुराने वाले का 4 गुना हो जाएगा, तो सही आंसर होगा 4 टाइम्स। और स्ट्रेस ड्यू टू सेल्फ वेट पूछें तो वो मैंने आपको बताया था वो गामा L/2 होता है, तो स्ट्रेस जो है वो L की पावर 1 के प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेस पूछते तो आंसर होता 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट आते हैं द स्ट्रेस एट विच मटेरियल फ्रैक्चर अंडर लार्ज नंबर ऑफ रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस। जब रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस होते हैं मतलब साइक्लिक लोडिंग, तो ऐसे केस में मटेरियल अगर फेल हो तो उसे क्या बोला जाता है, तो फेलर जो है उसको तो आप जानते हो, फेलर जो होता है उसको तो हम फटीग बोलते हैं, जो मटेरियल फेल हो गया उसके फेल होने के तरीके को, उस घटना को फटीग बोलते हैं। बट जो स्ट्रेस जिस पर वो फेल हो जाता है उसकी जो स्ट्रेंथ होती है फटीग के करस्पॉन्डिंग, जिसको फटीग स्ट्रेंथ बोलते हैं, वो होता है एंड्योरेंस लिमिट, और वो ऑप्शन में ना हो तो फिर टिक करेंगे टॉलरेंस लिमिट। ये डिस्कस कर चुके हैं, सही आंसर होगा एंड्योरेंस लिमिट। Next is a copper bar of 25 centimeter length is fixed by means of support at its end.
सपोर्ट्स कैन इल्ड बाय टोटल 0.01 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉपर बार है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, और कॉपर बार यहां पर एक सपोर्ट पर लगी हुई है। ए वाला सपोर्ट तो रिजिड है, बट बी वाला सपोर्ट क्या है, थोड़ा सा खसक सकता है। और कितना खसक सकता है, 0.01 सेंटीमीटर का उसमें इल्ड हो सकता है, वो थोड़ा शिफ्ट हो सकता है, ऐसा परमिटेड है, गिवन है। टेम्परेचर बढ़ाया इसका बाय 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो बोल रहा है कि स्ट्रेस कितना इंड्यूस्ड होगा अगर अल्फा 20 इंटू 10⁻⁶ है और ई 10⁻⁶ है। देखो, इस क्वेश्चन को करने का मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूं, करने के तरीके बहुत सारे हैं, एक सिंपल तरीका आपको बताता हूं। आप यहां भी क्या करना कि आप इसमें पहले ये निकाल लो कि अगर ये फ्री होता तो इसमें फ्री एक्सपांशन कितना आ सकता था। अगर बी वाला सपोर्ट नहीं होता तो जो फ्री एक्सपांशन हो सकता है वो होता है एल अल्फा टी। एल कितना दिया है यहां पे, 25 सेंटीमीटर, तो वो हो गया 25 सेंटीमीटर में। अल्फा कितना है, 20 इंटू 10⁻⁻⁶, तो वो हो गया 20 इंटू 10⁻⁻⁶। और टेम्परेचर हो गया 100, मतलब 10⁻²। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 10⁻⁻4 बचेगा। और 25 इंटू 20 जो होता है, ये होता है 25 इंटू 2 50, 50 और 100, ये हो गया दिस, और इंटू में आ गया 10⁻⁻4। इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 10⁻0.05 सेंटीमीटर आ गया। फ्री एक्सपांशन इतना होता। अब इतना फ्री एक्सपांशन होता अगर ये सपोर्ट नहीं होता, पर ये सपोर्ट है तो वो पूरा का पूरा रोक देगा। मान लो भी सपोर्ट यील्ड नहीं कर रहा है, अगर कंप्लीटली रुक जाता तो आपका जो टोटल स्ट्रेस जनरेट होता वो कितना होता, अल्फा टी ही। अगर बिल्कुल भी एक्सपांशन नहीं होता तो कितना स्ट्रेस आता, अभी हमने पढ़ा था अल्फा टी। तो ये हो गया 20 इंटू 10⁻⁻⁶ इंटू ई कितना है, 10⁻6, 1 तो ऐसे ही है, इंटू ये हो गया 10⁻2। तो इससे समझ में आ रहा है, ये इससे कैंसल, और ये आ जाएगा हमारे पास 2000 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 2000 का स्ट्रेस जनरेट होता। अब यहां पे समझना, इस क्वेश्चन को अब ऐसे करना कि हमारा यहां पे अगर ये सपोर्ट नहीं होता तो कितना एक्सपांशन होता, फ्रीली 0.05। सपोर्ट है तो कितना एक्सपांशन रुक जाएगा आपका, 0.05 रुक जाएगा। बट इन्होंने क्या बोला, सपोर्ट खुद थोड़ा सा खसक रहा है। तो पहले ये आपका मटेरियल यहां पे है और ये सपोर्ट है, अब ये थोड़ा सा खसक गया तो इसने इतना तो यहां तक जाने दिया मटेरियल को, बाहर के बी पॉइंट को यहां तक जाने दिया, क्योंकि खुद भी यील्ड हो गया। तो अल्टीमेटली 0.05 तक तो वो जाने दे सकता। अगर वो नहीं होता तो इतना तो वो जाता, उसमें से इतना उसने जाने दिया, तो उसने रोका कितना, क्या आप मानते हो, इतना ही उसने डेल्टा प्रिवेंट करा है, और इसी के कारण स्ट्रेस आएगा। समझना, ये फ्रीली कितना जा सकता था, 0.05। अगर पूरा नहीं जाता, 0.05 ही रुक जाता, ये सपोर्ट इल्ड नहीं करता, कुछ भी वहीं रहता, तो इतना मैक्सिमम स्ट्रेस आ सकता था। पर वो खुद इतना खसक गया, तो अल्टीमेटली प्रिवेंट कितना हुआ, प्रिवेंट तो जो हमारे पास हुआ वो 0.04 होगा ना लॉजिकली। तो इस क्वेश्चन को आप सिंपली ऐसे करना, ये निकालना, ये निकालना, मतलब आप पहले फ्री निकाल लेना और मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आ सकता था जब फ्री पूरा रोक देते हैं, तब वो निकाल लिया। और फिर ऐसे करना, 0.05 रोकते, इतना डेल्टा प्रिवेंट करते, तो इतना मैक्सिमम स्ट्रेस इंड्यूस्ड होता। तो अगर 1 सेंटीमीटर रोकते तो कितना होता, 2000 के अपॉन में 0.05। तो अभी रोका कितना है, 0.04 रोका है। जैसे आपने पढ़ा होगा बचपन में, 20 चॉकलेट 100 रुपए की है तो एक चॉकलेट 100/20 यानी 5 की, तो 10 कितने की होगी। ज्यादा का पता है, एक का पता करना है, डिवाइड करेंगे। अब ज्यादा का पता करना है, एक का पता है तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2000 अपॉन 0.05 इंटू 0.04, 4/5 मतलब 80, और 2000 का 80 होता है 1600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया।
ऑप्शन में चेक करते हैं, ये रहा यहां पे आंसर। इसको करने का एक और तरीका बताता हूं, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, अल्टरनेटिव अप्रोच। आपको पता है डेल्टा बराबर कितना होता है, पीएल अपॉन ए होता है, क्या आपको यह पता है? ठीक है, पी अपॉन ए को क्या हम स्ट्रेस बोल सकते हैं? ठीक है, तो डेल्टा प्रिवेंटेड बराबर स्ट्रेस इंड्यूस्ड इनटू लेंथ अपॉन ई, ऐसा कर लेना। अब डेल्टा फाइनली प्रिवेंट कितना हुआ था? 0.04। लंबाई कितनी थी उसकी? 25, तो 25 डिवाइड में आएगा 25 सेंटीमीटर, और ई था उसका 2 इंटू 10⁶, तो उससे स्ट्रेस इंड्यूस्ड निकल के आ जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हो, पहले आपको फ्री तो निकालना पड़ेगा, और फ्री कितना आ रहा था? 0.05, और सपोर्ट कितना इल्ड हो सकता है? 0.01, तो फाइनली डेल्टा प्रिवेंट कितना होगा? 0.04। वो आपको यहां रखना है, फ्री पहले निकालना पड़ेगा। और फ्री कैसे निकालेंगे वो आपको पता है, एल अल्फा टी से। इससे जब आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका वही आंसर आएगा, 0.04 इंटू 2, तो ये हो गया हमारे पास 0.04 इंटू 2 इंटू 10⁶ डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये लगभग आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास लेंथ हमें कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर, और ई है 1 इंटू 10⁶। ये मैंने गलत लिख दिया यहां पे, ये हमारे पास 1 इंटू 1, तो इससे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1600 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अगला, या गिवन मटेरियल हैज यंग मॉड्यूलस ई, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जी एंड पॉइजन रेशियो 0.25, ये दिया है 0.25। आगे यंग मॉड्यूलस और मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी यानी शेयर मॉड्यूलस का रेशियो बताओ, तो ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू, ये आ जाएगा हमारे पास ई बराबर जी 2 और 1 प्लस 0.25 मतलब 1.25 मतलब 5/4, 2 इंटू 5/4, ये इससे कैंसल 5/2 मतलब 2.5। ठीक है, तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ए बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ बार, द गेज लेंथ ऑफ द मेजरमेंट ऑफ डक्टिलिटी। ये ध्यान रखना, डक्टिलिटी के लिए मेजरमेंट जो हम गेज लेंथ लेते हैं टेस्टिंग के लिए, उसका फॉर्मूला होता है 5.65 √A, और ये होता है हमारा गेज एरिया। तो ये क्या है? गेज एरिया। तो गेज लेंथ जो होती है वो गेज एरिया का 5.65 रूट टाइम्स होती है। सो ये डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, फैक्चुअल डेटा, इसको एज इट इज याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैच द कॉलिंग। ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, इसमें से अगर एक दो मैच हो गए तो बाकी सबकी जरूरत नहीं पड़ती। डक्टिलिटी, देखो टीनेसिटी का संबंध है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ से, सी मैच होगा 4 से, ये दो ऑप्शन C4 वाले, 3 ऑप्शन। अगला है, मतलब ये बी वाला तो कट जाता है। अगला होता है ब्रिटलनेस, फेलर विदाउट वार्निंग, ये भी कंफर्म है इसका, तो बी का 1 चेक ही नहीं करना है, बी का 1 एक ही ऑप्शन है, डी विल बी द करेक्ट, और कोई हो ही नहीं सकता। टफनेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, टफनेस एनर्जी से है, और डक्टिलिटी ड्रॉन परमानेंटली, वायर वगैरह बनाने में काम आती है। ग्रेट चेंजेस ऑफ शेप विदाउट रप्चर। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट इज इन एन एक्सपेरिमेंट इट इज फाउंड दैट बल्क मॉड्यूलस ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू इट्स शियर मॉड्यूलस। के जो है वो जी के बराबर है, तो पॉइजन रेशो कितना होगा? देखो पॉइजन रेशो का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है के, और इसमें 3k - 2g अपॉन 6k + 2g, राइट। यहां पे लिख देंगे 3k - 2k अपॉन 6k + 2k, ये हो जाएगा k अपॉन 8k। आंसर आ गया 1/8, 0.125, 1/8 0.125 होता है। ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, तो बच्चों ये था हमारा सेशन जहां पर हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के फर्स्ट टॉपिक सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन और कुछ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल क्वेश्चन करें। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं, मैकेनिकल वाले ब्रांच में भी और सिविल वाले में भी। तो इस पे मैं एक और सेशन लेके आऊंगा, अगला सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, AC+F डिस्कशन चैनल। इसकी लिंक नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, उसको ज्वाइन करें और यहां से इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं।
मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट और इफेक्टिव सेशन के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।